क्वेश्चन नंबर 1 है P a/3, 4 is the midpoint of the line segment Q -6, 5 and R -2, 3. Then the value of A is। तो यहाँ पर जो P पॉइंट है वो मिड पॉइंट है Q और R का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Q, ये है हमारा -6 और 5। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है R, जो कि है -2 और 3। Q और R दोनों को हम मिला देंगे। तो जैसे ही Q और R दोनों को हम मिलाएंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अब जो P a/3, 4 है ये मिड पॉइंट है QR लाइन सेगमेंट का, यानी कि QR लाइन सेगमेंट के बीच में पॉइंट P है मेरा। तो P ये हो गया a/3, 4। हमें बताना है A का वैल्यू। तो क्योंकि पॉइंट P एक मिड पॉइंट है इसलिए यहाँ पर जो M और N का रेशियो होगा, M/N, वो 1:1 होगा। दूसरी चीज़, हमें a/3 निकालना है। अगर हम सब पे x1, y1, x2, y2, x, y ये सब अगर हम लिख दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। P के जगह पर जो पॉइंट है उसमें a/3 हमारा x है और y है मेरा 4। उसी तरह से जो Q है वहाँ पर जो पॉइंट है -6, उसे हम x1 कहेंगे, y1 कहेंगे। ठीक उसी तरह से जो R पॉइंट है उसे हम x2 कहेंगे और y2 कहेंगे। अब क्योंकि हमें A निकालना है तो A हमारा x है, तो x का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे। तो x = क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट है इसलिए फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2 और x1 + x2/2 कर देंगे। अब हम सारे वैल्यूज़ को वहाँ पर बैठा देंगे। तो x है हमारा a/3 = x1 है -6, x2 है -2 / 2। उसके बाद a/3 = -6 तो वहीं पे रहेगा, प्लस माइनस हो गया -2 / 2। देन a/3 = -6 और -2 हो गया -8/2। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और a का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यह आप आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B which divide the line segment in the ratio 1:2। तो यहाँ पर ट्राई सेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे। तो लाइन किन 2 पॉइंट से मिलकर के बना है? पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। तो A पॉइंट है 7 -2 और B पॉइंट है 1 -5। B पॉइंट है 1 -5। इन दोनों को हमने मिला दिया। अब ये जो लाइन है ये ट्राइसेक्शन हुआ है। इसका ट्राइसेक्शन हुआ है कहने का मतलब है कि पहले जैसे मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में हम जानते हैं कि 2 भाग में बट जाता है मेरा जो लाइन है। ट्राइसेक्शन में क्या होता है कि ट्राइसेक्शन में वो 3 भाग में बट जाता है, यानी कि 1, 2, यानी कि 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो ट्राइसेक्ट कर देंगे, मतलब कि ए बी लाइन को 3 भाग में बांट देंगे। तो इसका हम नाम भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम P लिखते हैं और Q लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही P पॉइंट और Q पॉइंट की वजह से ए बी लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो गया है, तो अब हम इसमें से किसी भी एक का, P और Q में से किसी भी एक का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ क्या है यहाँ पे कि जैसे ही ट्राइसेक्शन हुआ तो मान लेते हैं P पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। इस P पॉइंट के वजह से जो ये ए बी लाइन सेगमेंट है ये 1:2 में डिवाइड हुआ है, 1:2 में डिवाइड हुआ है।
तो एक हम अलग से लाइन बना लेते हैं ए और बी। अब हम क्यू पॉइंट को कंसीडर अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमको जो रेशियो दिया है वो 1:2 में दिया है, तो हम सिर्फ पी पॉइंट को लेंगे और उसके हिसाब से 1:2 को देखेंगे। तो ए और बी मेरा पॉइंट है, ए है हमारा 7-2 और बी है हमारा 1, -5 और यहाँ पर है पी पॉइंट। पी पॉइंट जो है इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसे हम क्या कहेंगे, एक्स वाई कहेंगे। और ये जो पी पॉइंट है, ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो जो है इसका वो है 1:2 में, 1:2 में। तो यहाँ पर m का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू कितना है 2। अच्छा, अब हम यहाँ से x और y निकालेंगे। x और y क्या होगा, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और क्योंकि हमें p पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि यही p पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। एक और पॉइंट है क्यू, लेकिन हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन में ये दिया था कि वो ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई 2 से, और y का वैल्यू निकालेंगे m1 + m2 से, और y का वैल्यू निकलेगा my2 + my1 डिवाइडेड बाई m + n से। सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 40 डिग्री + a = sin 30 डिग्री। वैल्यू फाइंड करना है a का। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया है उसको नोट डाउन करते हैं। तो cos 40 डिग्री + a = sin 30 डिग्री है। ठीक है। स्टेप नंबर 2, cos 40 डिग्री + a = sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो sin 30 बराबर हमने 1/2 लिख दिया। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 3 में कि cos में 1/2 कितने पे होता है। ठीक है, तो cos में 1/2 होता है cos 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री पे। अब यहाँ से cos और cos कैंसिल हो गया, बच गया 40 + a = 60। तो a = क्या आएगा, 60 - 40, तो a = 20 आ गया। तो इस तरह से a का जो वैल्यू है उसे हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स इज 117। तो 2 प्राइम नंबर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है 117। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 2 को-प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 117 दिया हुआ है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि किसी भी को-प्राइम नंबर का अगर 2 को-प्राइम नंबर दिया हुआ है तो उसका जो HCF होता है वो 1 होता है। HCF हमेशा 1 होगा, HCF हमेशा 1 होगा को-प्राइम नंबर का। लेकिन अगर LCM का बात है तो LCM को हम क्या करेंगे, LCM में हम जैसे यहाँ पे 117 है, 117 है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। और इसको हम ब्रेक करेंगे जब 117 को, तो ये तकरीबन आएगा 7
तो 117 का को प्राइम में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 117 जो होगा ये टूटेगा 13 में। तो 117 जो है ये 13 में ब्रेक हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि 9 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो फिर 9 को हमने क्यों लिखा है यहाँ पे। देखिए, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में अंतर होता है। प्राइम नंबर में जो नंबर है वो किसी और के टेबल में नहीं होना चाहिए, लेकिन को प्राइम नंबर में क्या है कि दो नंबर अगर हमने लिया है तो वो आपस में प्राइम होने चाहिए। आपस में प्राइम होना चाहिए कहने का मतलब क्या हुआ कि वो आपस में एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए, ठीक है। दूसरा, और उन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो केवल 1 होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 13 में हमने 117 को तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 13 जो है ये पहला नंबर हुआ, P हुआ, और जो 9 है वो दूसरा नंबर हुआ जिसे हम Q कहेंगे। तो हमें जो LCM निकालना था वो हमारा यही होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। इफ साइन A इज इक्वल टू 1/2 है देन वैल्यू ऑफ कॉट A बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साइन A इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अच्छा, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तो है कि डिग्री के को लगा करके हम बना सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम साइन A इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। साइन थीटा होता है P/H। P और H मालूम, निकालना क्या है B, तो हम B निकालेंगे। तो फॉर्मूला जो पाइथागोरस का हमने पढ़ा है h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो यहाँ पर h का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस B का स्क्वायर। अब 1 को हम उधर भेज देंगे तो 4 माइनस 1 दिस इज़ 3 इज इक्वल टू B का स्क्वायर होगा। और जो B है उसमें से जब स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो ये √3 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, √3। अब हमें P, B और H तीनों का वैल्यू पता है तो हम कॉट A का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है B/P। तो B/P हमने लिखा, तो B का वैल्यू है यहाँ पे √3 और P का वैल्यू है यहाँ पर 1, तो आंसर आया √3। क्वेश्चन नंबर 6 है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। tan थीटा कितना है, 3/4 है। तो हमें बताना है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये है P/B। क्या है, P/B। हमें निकालना होगा H। फॉर्मूला लगाएंगे h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। h² इज इक्वल टू P का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और B का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। h² इज इक्वल टू क्या, 16 प्लस 9 दिस इज 25। तो h इज इक्वल टू √25, तो h इज इक्वल टू हो गया मेरा 5। अब हमने h निकाल लिया। अब हमें cos² थीटा चाहिए, तो हमें निकालना है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो cos² थीटा है तो पहले cos थीटा क्या होगा, B/H। B कितना है 4 और H कितना है 5 और B/H का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस साइन थीटा क्या होगा P/H। P कितना है 3, H कितना है 5 और फिर उसका स्क्वायर। उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। आगे आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। अब क्या होता है कि इन दोनों के ये दो यहाँ पर जो 2 सर्कल मैंने बनाया, जिसमें से एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इन दोनों का जो सर्कमफेरेंस को जोड़ेंगे ना जब, तो वो एक नया सर्कल बनाएगा। वो सर्कल जो है वो बड़ा दिखेगा इसके तुलना में, ठीक है। सर्कल क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा, क्योंकि इसके सर्कमफेरेंस को जोड़ने के और इसके सर्कमफेरेंस को जोड़ने के बाद जितना आएगा उतना के बराबर क्या है मेरा? इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। यानी कि दोनों के सर्कमफेरेंस को जोड़ने पर एक नया सर्कल बनता है, जिसका सर्कमफेरेंस जो है वो दोनों के सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो इस तरह से हमें एक नया सर्कल मिला जिसका हमें रेडियस नहीं पता है। हमें यही रेडियस हमें निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि जैसे फर्स्ट वाला है, ये वाला जो फर्स्ट सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2πr1। इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2πr2। इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2πr। ठीक है, इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। अब ऊपर के जो दोनों हैं उन दोनों के सर्कमफेरेंस को जोड़ेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 2πr के साथ। सो 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल टू 2πr कैपिटल आर। यहाँ पर 2π दोनों में है तो दोनों में से कॉमन ले लिए, अंदर बचा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2πr। 2π और 2π कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। r1 कितना है? 19। r2 कितना है? 9 इज इक्वल टू कितना है? r। 19 प्लस 9 कितना हो गया? 28 इज इक्वल टू। तो इस तरह से जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 7/625 इज इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे इर्रेशनल नहीं होगा, ये केवल रैशनल होगा। इफ 7/625 इज रैशनल नंबर देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इट विच टर्मिनेट्स इज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 7/65 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले 7/65, सबसे पहला काम जो हमें पता करना है इसमें वो ये है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है इसको पता करेंगे। तो 625 जो होता है इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है केवल, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता कैसे होता है? टर्मिनेटिंग पता करने का सिंपल सा तरीका है कि जो नीचे में डिनोमिनेटर है उसको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने पर अगर 2 और 5 केवल आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 के अलावा आ रहा है कोई भी एक नंबर तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो टर्मिनेटिंग है ये पहला पॉइंट। अब देखेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे? 7/625 जो है 625 से 7 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आएगा वो मैं बताता हूँ, 0.0112 के करीब आएगा। यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, आप इसे करके ज़रूर देखना, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 0.0112 के करीब में जा कर के रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका हमें पता करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डेसिमल के बाद जा कर के रुक जाता है, तो ऐसे केस में आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा।
तब जा कर के उसका एक प्रॉपर हमें आंसर पता चलेगा कि वो 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है या 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है या 1 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक राइट एंगल्ड है सी पे। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि सी पे 90 डिग्री जिसका बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसको बना लेते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और उसके बाद ये सी पर ये राइट एंगल बनता है। ठीक है, हमें बताना है द वैल्यू ऑफ कॉस A प्लस B का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ने से कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एंगल A और एंगल B ये तो हमको पता है नहीं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, जो C है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, 180 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब ये जो चीज़ आया है इसको हम जो हमें निकालना है उसमें अप्लाई करेंगे। हमें निकालना था कॉस A प्लस B का वैल्यू। तो यहाँ पर A और B का तो वैल्यू हमें पता चल चुका है, A और B को जोड़ने से कितना होता है, 90। तो हमें कॉस 90 की वैल्यू बतानी है, और जो भी कॉस 90 का वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। आप इसे वैल्यू को लिख करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सबस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस A सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सबस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस A सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो A सेंटीमीटर है। अब ये A सेंटीमीटर का इस सर्कल का रेडियस हुआ, और अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो पहले हमको साइड निकालना होगा स्क्वायर का। इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं। देखिए A सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, जब A सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो डायमीटर होता है 2r। तो उस हिसाब से जो रेडियस है वो जो डायमीटर है वो 2 इंटू क्या हो जाएगा, A, यानी कि डायमीटर हो गया 2a। अब देखिए क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ है सर्कल में, तो ये जितना भी सर्कल का जो पॉइंट है वो स्क्वायर के साथ टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सर्कल का डायमीटर है ये स्क्वायर के साइड के बराबर होगा। तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज साइड ऑफ स्क्वायर। जैसा कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये A साइड है, ये जो 2a मेरा डायमीटर आया है, ये इक्वल है साइड ऑफ ए स्क्वायर के साथ। तो मेरा 2a हो गया स्क्वायर का साइड, जो मेरा डायमीटर भी है सर्कल का, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर।
और अब हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो दिस इज़ 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 2a यानी 8a। तो इसका आंसर हो जाएगा 8a।